कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज और उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, किन सोर्सेज से कैपिटल जो है जनरेट किया जाता है, उन सोर्सेज में क्या क्या आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर लोन फ्रॉम जनरल पब्लिक विच इज सेड टू बी लोन नोट्स, उसे कंसिडर करेंगे। फिर ऑर्डिनरी शेयर आपके पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में इशू किए जाते हैं। समटाइम दे आर इशूड एज राइट इशू, समटाइम दे आर इशूड एज बोनस इशू। इस चीज़ को डिस्कस करना है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसी तरह हम डिफरेंट टाइप के जो कैपिटल इशू कर रहे हैं या फिर हम फाइनेंस रेज कर रहे हैं थ्रू बैंक, तो उस पर हमें क्या कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, इसे हमने कंसिडर करना है। एंड लास्ट में हम इस चैप्टर में बात करेंगे अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। रिमेंबर FA1 FA2 के सिलेबस में आपके पास सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात थी, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जबकि फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी आपके सिलेबस में F3 के सिलेबस में शामिल है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट के चैप्टर में सबसे पहली बात हम करते हैं अबाउट द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। इट इज़ नॉट अनलिमिटेड लायबिलिटी जैसे कि सोल ट्रेडर के केस में होता है, इट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। इट इज़ वेयर इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द कंपनी बाय बाइंग शेयर्स एंड बिकमिंग शेयर होल्डर। जो भी इन्वेस्टर हैं वो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं और शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। अब शेयर होल्डर इसके रिटर्न में प्रॉफिट रिक्वायर करते हैं। वट एवर अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन द फर्म और कंपनी, उसके रिटर्न में वो प्रॉफिट रिक्वायर करते हैं। और ये प्रॉफिट उनको दो तरह से पे किया जा सकता है। किस किस तरह से? या तो डिविडेंड पेमेंट के ज़रिए या फिर शेयर वैल्यू अप्रिसिएशन के ज़रिए। डिविडेंड पेमेंट का मतलब है कि हर साल के एंड पे उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट के शेयर के तौर पे, प्रॉफिट के परसेंटेज समटाइम के हवाले से पे कर दी जाए। या फिर समटाइम ऐसे होता है कि जितनी भी अर्निंग की है बिजनेस ने, वो शेयर होल्डर्स को पे नहीं की जाती। इंस्टेड whatever is earned by the business is reinvested into the business। वो दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है बिजनेस में। जब हम दोबारा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो तो शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, शेयर की वैल्यू बढ़ती है। शेयर की वैल्यू के बढ़ने को हम नाम देते हैं शेयर वैल्यू अप्रिसिएशन। अब चूंकि आपके पास कंपनी के बिजनेस में शेयर होल्डर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, कोई भी शेयर परचेज कर सकता है। एक आम पर्सन, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक अकाउंटेंट, एक स्टूडेंट, एक शॉपकीपर, जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें से कोई भी शेयर परचेज कर सकता है। बट एज दे आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे डोंट हैव पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज और क्वालिफिकेशन टू रन द बिजनेस। इन सब लोगों के पास ना बिजनेस रन करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है। सो दैट इज़ वाई दे अपॉइंट द डायरेक्टर्स। सो यही कहा जा रहा है कि डायरेक्टर्स आर हायर्ड टू रन द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। एंड शेयर होल्डर्स आर ओनली लायबल फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। यानी अगर बिजनेस को लॉस हो जाए ना, तो शेयर होल्डर्स का कितना नुकसान होगा। अगर मैंने 1000 रुपीज़ के शेयर खरीदे हैं तो मेरा लॉस लिमिटेड है टू दिस 1000। एक सोल ट्रेडर को अगर लॉस हो जाता है ना, तो उसकी पर्सनल स्टेट, उसकी ज़ाती जायदाद भी सेल कर दी जा सकती है टू सेटिस्फाई द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स, ताकि क्रेडिटर्स के क्लेम्स को सेटिस्फाई किया जा सके। बट कंपनीज के बिजनेस में क्या होता है, वट एवर अमाउंट हैज़ बिन इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट। उनकी लायबिलिटी उसी हद तक लिमिटेड है। कंपनी सेड टू बी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होने का मतलब है कि कंपनी अपने नाम से किसी भी पार्टी को सू कर सकती है, मुकदमा कर सकती है। यानी देयर इज नो नीड टू फॉर अ पर्सन और डायरेक्टर टू सू द अदर पार्टी इन देयर ओन नेम। वो कंपनी के नाम से कर सकते हैं क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है।
ठीक है। एंड इट इट कैन सू, कंपनी जो है वो सू कर सकती है दूसरों को, तो दूसरी पार्टीज भी जो है कंपनी पे मुकदमा कर सकती हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी कैन बी सूड आल्सो, राइट। उसके अलावा आपके पास एक शेयर होल्डर अपने शेयर जाके स्टॉक एक्सचेंज पे बेच देता है, उसकी जगह दूसरे शेयर खरीद लेता है, तो उससे भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड, कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ऑनरशिप। ऑनरशिप के चेंज होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, लीगल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सो दैट इज वाई इट कैन सूड, इट कैन बी सूड, और इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन ऑनरशिप। ठीक है। और चौथी बात हमने अभी जो समझी वो ये है कि आपके पास जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। जो ऑनर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी? दे आर ओनली लायबल टू पे टोटल नेट, जितने उन्होंने अमाउंट कंट्रीब्यूट की है उस हद तक ही वो सिर्फ लायबल हैं। अब ये बात कि जितनी अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट की है वो उसी हद तक लायबल हैं, दिस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है। तो इस बात को, पॉइंट को समझना है कि द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर विच आर सेड टू बी द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट, वो उस हद तक लिमिटेड है जिस हद तक या जितनी अमाउंट उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, यानी जितनी वैल्यू के उन्होंने शेयर परचेज किए हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो यू नो दैट कि बिजनेस जो है उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है टू स्टार्ट एंड स्टे इन ऑपरेशन, ताकि वो स्टार्ट कर सके या ऑपरेशन में उसका बिजनेस चलता रहे इस मकसद के लिए। अब ये जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, इट कंपोजेज ऑफ डेट एंड इक्विटी, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अ बिजनेस कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ इट्स फाइनेंस, और ये कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड लोन। इक्विटी कहते हैं शेयर और लोन कहते हैं डेट्स को। एंड अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट इट यूजेस एज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, और भी अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं। लेटर ऑन आप जाके पढ़ेंगे F7 F9 में कि लीज पे अगर आप एसेट को लेते हैं तो वो भी आपके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसिडर किया जाता है। अब हमने F3 के सिलेबस के हवाले से जो चीज़ें कंसिडर करनी है कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कैपिटल, क्या मेजर सोर्सेज हैं कैपिटल के फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के लिए। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कैन रेज फाइनेंस बाय रेजिंग शेयर। पहला उनका तरीका क्या है? रेजिंग शेयर, शेयर इशू करें, और थ्रू बोरोइंग या फिर बारो करें किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पे हम तीन प्राइमरी सोर्स जो डिस्कस करेंगे वो हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोरोइंग या लोन नोट्स। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स की। दिस इज सेड टू बी द कॉमन फॉर्म ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी इशू। सो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी, सो इट इज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। द होल्डर्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आर द कंपनीज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी शेयर्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी, और ये याद रहे कि ऑर्डिनरी शेयर्स ही को उनको क्या क्लासिफाई किया जाता है? उन्हें इक्विटी या कैपिटल क्लासिफाई किया जाता है। ऑर्डिनरी शेयर्स आर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। द की फीचर्स ऑफ एन ऑर्डिनरी फीचर्स आर, की फीचर, मेन फीचर एक ऑर्डिनरी शेयर्स के वो क्या हैं? सबसे पहला फीचर इसका आ जाता है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कि पार वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है। जैसे एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, ये शेयर सर्टिफिकेट है, इसके फेस पे जो भी वैल्यू लिखी हो, लेट्स से इसकी वैल्यू $1 लिखी हुई है, तो इट इज सेड टू बी द नॉमिनल वैल्यू, द पार वैल्यू, राइट। सो ओरिजिनली ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी नई जो है स्टार्ट होती है तो वो अपने शेयर्स आर यूजली इशूड एट पार वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। शेयर्स
आर यूजली अमूमन इशू किए जाते हैं एट पार वैल्यू। पार वैल्यू आपके पास नॉमिनल वैल्यू को ही कहते हैं। इसी को फेस वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। बट रिमेंबर दैट ये न्यू शेयर आप डिफरेंट प्राइस पे भी इशू कर सकते हैं। दीज न्यू शेयर्स आर यूजली इशूड एट पार और नॉमिनल वैल्यू, बट दीज कैन बी इशूड एट डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट दैट नॉमिनल वैल्यू। लिस्टेड कंपनीज के सिलसिले में आपके पास जो किसी शेयर की मार्केट प्राइस होती है ना, इट कुड बी डिफरेंट और इट मोस्टली डिफरेंट फ्रॉम द फेस वैल्यू। सो शेयर्स, हम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, शेयर्स कैन आल्सो इशूड एट मार्केट वैल्यू। At market value, which is obviously different from market value can be different from face value। अच्छा, बात यह है कि आपके पास एक तो ये बात है कि जो कंपनीज जो हैं जो स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट होने के वक्त भी शेयर इशू करती हैं, बाद में जब बिज़नेस एक्सपैंड होता है तब भी शेयर इशू किए जाते हैं। सो टाइम टू टाइम शेयर इशू किए जाते हैं। अगर बाद में शेयर इशू किए जाएँ तो यूजली मार्केट वैल्यू पे ही इशू किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप, अगर आपके पास एक कंपनी ने अपनी बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, उसी कंपनी की कोई सब्सिडी या कोई उससे रिलेटेड कोई और कंपनी जो है वो स्टार्ट की जा रही है, देन इफ द फर्स्ट कंपनी हैज़ अ पॉजिटिव रेपुटेशन, पहली कंपनी जो स्टार्ट की थी उन प्रोमोटर्स ने, उसकी बहुत पॉजिटिव रेपुटेशन है। अब उसी के कोई सेकंड पार्ट को इशू किया जा रहा है, कोई उसी से रिलेटेड दूसरी कंपनी स्टार्ट की जा रही है, तो इस सिलसिले में आप जो शेयर इशू करते हैं तो आप स्टार्ट में ही उन्हें फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे शेयर्स को इशू कर सकते हैं, क्योंकि यू नो दैट द पब्लिक की एंटिसिपेशन अबाउट दैट कंपनी बहुत पॉजिटिव होगी, क्योंकि उससे रिलेटेड पहले जो कंपनी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो न्यू कंपनी जो भी स्टार्ट होगी उसके भी शेयर जो है वो ज़्यादा वैल्यू पे सेल किए जा सकते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ यू आर इशूइंग शेयर्स एट फॉर न्यू कंपनी तो वो उन्हें हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे इशू करेंगे, उन्हें भी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे इशू किया जा सकता है। सेकंड बात यह है कि इन्वेस्टर, यानी ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इनके हवाले से जिस भी पर्सन ने ऑर्डनरी शेयर होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट की है, बिजनेस के ऑर्डनरी शेयर खरीदे हैं, दे हैव अ राइट टू रिसीव प्रॉफिट, ठीक है। दे हैव अ राइट टू रिसीव प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट उन्हें कब पे किया जाता है, किस अमाउंट में से पे किया जाता है, उसको हमने कंसिडर करना है। जो भी पर्सन ऑर्डनरी शेयर्स परचेज करता है कंपनी के, दे हैव अ राइट टू रिसीव प्रॉफिट, उनका राइट है कि वो प्रॉफिट रिसीव करें, लेकिन ये प्रॉफिट उन्हें किस अमाउंट पे किया जाएगा या प्रॉफिट किसे कहते हैं। सो इट इज़ नोन टू बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सारे ऑब्लिगेशन पे करने के बाद जो भी आपके पास प्रॉफिट बचता है उसमें से जो है कुछ शेयर एज डिविडेंड पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मैंने लिखा है, प्लस प्रॉफिट अगर उस कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हुए हैं, सो ऐसी सूरत में और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट पे आपके पास उस प्रॉफिट में से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अगर कंपनी के कोई भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है, अगर कंपनी के कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं, इन दैट केस
आपके पास राइट टू प्रॉफिट किस प्रॉफिट पे होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। PAT स्टैंड फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर उस कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हुए, द अदर कंपनी हैज़ इशूड प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज ऑर्डिनरी शेयर्स, देन आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट में से आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट में से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी के मुताबिक। अब इस बात में ये बात समझना ज़रूरी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो भी आपके पास कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना इज़ नॉट कंपल्सरी, वो कंपल्सरी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट वट एवर अमाउंट हैज़ बिन अर्न एज प्रॉफिट बाय द कंपनी, जो भी अमाउंट बिजनेस में प्रॉफिट के तौर पे अर्न की है कंपनी ने, इट कैन बी री इन्वेस्टेड, उसे री इन्वेस्ट भी किया जा सकता है बिजनेस में, बजाय इसके कि उसका कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिविडेंड। हम उस प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू द कंपनी, कंपनी की विल के मुताबिक, कंपनी के डायरेक्टर की मर्जी के मुताबिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दैट इज़ नॉर्मली सेट टू बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स, इंटरेस्ट और बाकी सारे एक्सपेंसेस चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे नाम देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आपके पास, और टैक्स माइनस करते हैं तो फिर आपके पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम विच डिविडेंड कैन बी पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, बट उस सूरत में कि कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू हुए। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जा सकता है, बट कंपलसरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी। अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के हवाले से जो आपके पास इम्पोर्टेंट, इनके पास एक ऐसा राइट है जो कि किसी और शेयर होल्डिंग में नहीं है, उसे नाम दिया जाता है राइट टू वोट। ये बिजनेस में डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए वोट कर सकते हैं, और ये वोटिंग की जाती है AGM में या फिर EAGM में। AGM स्टैंड फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। और EAGM मतलब समटाइम सर्कमस्टांसेस के हवाले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जनरल मीटिंग बुलवाई जाती है, उसे नाम दिया जाता है EAGM, बल्कि EA नहीं EO है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो राइट टू वोट क्या है? जैसे ऑडिटर्स को सिलेक्ट करना है, डायरेक्टर्स को रीसिलेक्ट करना है, या डायरेक्टर को फर्स्ट टाइम अपॉइंट करना है, इस किस्म के डिसीजन लेने के हवाले से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से वोटिंग ली जाती है। एंड फोर्थ राइट है इनका शेयर ऑफ एसेट ऑन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप किसे कहते हैं? जब कंपनी डिसॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो जब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं उन्हें यूज़ करते हुए आप सबसे पहले जो क्रेडिटर्स हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनके क्लेम्स को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले किसके क्लेम को सेटिस्फाई किया जाता है? सिक्योर क्रेडिटर। उसके बाद आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये मैं मेन सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूँ। देन इसके बाद अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैं उनको, एंड देन सबसे लास्ट में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आते हैं। वो भी उस सूरत में कि अगर कुछ बच जाए तो, लेकिन बच गया तो ये सारे का सारा राइट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का ही है कि उन्हें पेमेंट की जाएगी। सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब है जैसे बैंक अगर आपको लोन देता है ना, तो वो आपसे आपकी बिजनेस के कुछ एसेट जो है ना, मॉर्गेज अपने पास रखवाता है, अपने पास लिखवा लेता है कि इन द इवेंट ऑफ दैट कि आप वो कर्जा रीपे करने के काबिल ना हो,
तो वो एसेट बैंक के नाम हो जाते हैं। सो उन्हें फिर नाम दिया जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब जो नॉर्मली बिजनेस के पेबल्स वगैरह होते हैं जिनके हवाले से कोई सिक्योरिटी नहीं है। दैन फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जितनी इन्वेस्टमेंट किया उन्हें उतनी ही इन्वेस्टमेंट वापस कर दी जाती है। इसके बाद जो पैसा बच जाए वो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वो उनके शेयर से कम हो या चाहे उनके शेयर से ज़्यादा हो। अब आपके पास शेयर इशू करने के हवाले से हमने अकाउंटिंग इंट्रेस्ट को कंसिडर करना है कि किस सूरत में आपके पास क्या एंट्री पास की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर शेयर इशू किए जाएं पार पे, फेस वैल्यू पे। सबसे पहले हम शेयर की एंट्री पास करते हैं कि शेयर्स आर इशूड एट पार, इशूड एट पार मतलब फेस वैल्यू। तो इन दैट केस आपके पास डेबिट आप करेंगे कैश को या बैंक को। यूजली बिजनेस है कंपनी का तो वो बैंक के ज़रिए ही मेन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक अकाउंट आपके पास डेबिट होगा और क्रेडिट होगा आपके पास शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट एंट्री है इफ़ द शेयर्स आर इशूड एट पार, अगर शेयर इशू किए जा रहे हैं पार पे। और अगर हम ये कंसिडर करें कि शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम का क्या मतलब है कि आप शेयर तो इशू कर रहे हैं लेकिन फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे इशू किए जा रहे हैं। शेयर आर इशूड एट प्रीमियम का क्या मतलब है कि शेयर तो इशू किए जा रहे हैं बट फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे शेयर इशू किए जा रहे हैं। इन दैट केस आपके पास डेबिट तो बैंक होगा उस अमाउंट से कि जितनी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं। लाइक अगर 100 रुपीज़ का शेयर 120 रुपीज़ में इशू किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 120 से, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे आप किससे, फेस वैल्यू से। याद रखना है हमेशा शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट किया जाता है। एंड जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने रिसीव की है उसे आप रिकॉर्ड कर देंगे शेयर प्रीमियम के नाम से। ठीक, मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप 100 रुपीज़ का शेयर 120 का इशू कर रहे हैं तो उसे नाम दिया जाएगा कि शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, कि शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। लाइक 120 रुपीज़ आपने रिसीव किए हैं, ठीक है, वो आपके पास बैंक के नाम से डेबिट होंगे। शेयर की वैल्यू जो है 100 रुपीज़ है या $100 है, तो आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 100 से, हमेशा फेस वैल्यू से। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने रिसीव की है वो शेयर प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड कर दी जाएगी। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। इशूड 1 लाख शेयर्स विद अ पार वैल्यू ऑफ $1 फॉर $1 कैश ईच, कि $1 का शेयर $1 कैश के अगेंस्ट इशू किया जा रहा है। $1 के शेयर के बदले आप कितने पैसे रिसीव कर रहे हैं, $1 ही रिसीव कर रहे हैं। तो इन दैट केस आपके पास क्या एंट्री पास कर दी जाएगी, आप डेबिट करेंगे बैंक को। कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे, 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर को $1 के अगेंस्ट इशू किया जा रहा है, सो द कंपनी इज रिसीविंग 1 लाख। और क्रेडिट किसे करेंगे, शेयर कैपिटल को। और ये भी सेम इसी अमाउंट से होगा, 1 लाख से ही। रीज़न क्या है, क्योंकि $1 का शेयर $1 में ही इशू किया जा रहा है। दिस इज़ द इशूड प्राइस एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर। तो इशूड प्राइस और वैल्यू ऑफ शेयर चूँकि सेम है, सो आपके पास एक सिंपल पार वैल्यू पे शेयर इशू करने की बात हो रही है, जिसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट आ जाती है। अब इसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। इशूड 60,000 न्यू शेयर विद अ पार वैल्यू ऑफ $1, उनकी फेस वैल्यू $1 है, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट 1.6 ईच। जो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर रहे हैं 1.6 के। अभी तो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर रहे हैं, इस बात पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इस बात पे कि $1 का शेयर $1.6 ईच के हिसाब से इशू किया जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डेबिट द बैंक, हमें डेबिट करना है बैंक को। किस अमाउंट से डेबिट करना है, बैंक को डेबिट किया जाएगा 60,000 नंबर ऑफ शेयर
मल्टीप्लाई बाय $1.6। एक शेयर कितने का इशू किया जा रहा है? 1.6। सो 60,000 को अगर आप 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक ये अमाउंट आ जाती है 96,000। ठीक है, क्रेडिट करेंगे इसके बाद आप शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट किया जाता है किस अमाउंट से? फेस वैल्यू से। सो एक शेयर की फेस वैल्यू $1 है, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 60,000 से। नाउ वट एवर एक्स्ट्रा अमाउंट यू आर रिसीविंग इज टू बी क्रेडिटेड इन द नेम ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट। जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने रिसीव की है उसे आप क्रेडिट कर देंगे किस अमाउंट से? जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, यहाँ पे कितनी है? $0.6। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय $0.6, सो ये आ जाता है 36,000। आप बैलेंस के तौर पे भी देख सकते थे कि 60,000 के शेयर 96,000 के इशू किए गए हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट 36,000 रिसीव की है। सो दिस इज द एंट्री of issue of share at premium when the share has a par value of $1 and share has a issued value of $1.6। so $0.6 एक्स्ट्रा रिसीव किए गए। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि बॉर्बन कंपनी इशू कर रही है 2,25,000 शेयर्स। अब ये जो 2 लाख हैं ये आपके पास नंबर ऑफ शेयर हैं, 25 सेंट उसकी फेस वैल्यू है। बॉर्बन कंपनी इज इशूड 2,25,000 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1.75। ये आपके पास आ जाती है इश्यू प्राइस। ये क्या है? 25 सेंट पार वैल्यू, और ये हैं आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स। राइट, सो बॉर्बन इज इशूड बर्बन कंपनी इशू कर रही है 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स 25 सेंट पार वैल्यू के एट अ प्राइस ऑफ 1.75। शो दिस ट्रांजेक्शन यूजिंग अ लेजर अकाउंट्स। सो लेजर अकाउंट यूज़ करते हुए हमें इसकी डिटेल मेंशन करनी है। सो इसके लिए पहले हम बेसिक एंट्री पास कर लेते हैं। डेबिट आपके पास क्या होगा? बैंक डेबिट होगा। कितनी अमाउंट से डेबिट होगा? 2 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं, उसे 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख इंटू 1.75 आई थिंक सो आ जाएगी अमाउंट 3,50,000। कैसे अमाउंट? 2 लाख नंबर ऑफ शेयर थे, इशू 1.75 के किए गए। क्रेडिट होगा आपके पास शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। 2 लाख शेयर है मल्टीप्लाई बाय 25 सेंट्स। 25 सेंट्स का मतलब है $0.25, क्योंकि जैसे 1 रुपये में 100 पैसाज होते हैं वैसे ही $1 में 100 सेंट्स होते हैं। सो 25 सेंट्स मीन्स $0.25। सो शेयर कैपिटल को $0.25 से हम बल्कि इधर लिख लेते हैं 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय $1.75। सो ये आ जाती है अमाउंट 3,50,000, और 2 लाख शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय $0.25। 25 सेंट की जगह मैंने लिख दिया $0.25, तो ये अमाउंट आ जाती है आपके पास 50,000। राइट, एंड देन आपके पास थर्ड शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा, और शेयर प्रीमियम कितना रिसीव किया जा रहा है? अगर 25 सेंट का शेयर 25 सेंट का शेयर अगर आप 1.75 पे इशू कर रहे हैं तो यू आर रिसीविंग एक्स्ट्रा $1.5 पर शेयर। सो इतनी अमाउंट आपके पास शेयर प्रीमियम की आ जाएगी। सो ये आपके पास एंट्री बन जाएगी। बैंक डेबिट 3,50,000, शेयर कैपिटल क्रेडिट 50,000 जो कि हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है, ये बात याद रखनी है। एंड शेयर प्रीमियम आपके पास 3 लाख से क्रेडिट होगा। तो अब अगर हम बैंक का अकाउंट बनाते हैं, सिंपल सा टी अकाउंट, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। एज बैंक में पैसे आ रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। राइट,
और इसमें आपके पास शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का रेफरेंस दे देंगे। इसके बाद अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं, तो शेयर कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 50,000 से, सो ये 50,000 आपके पास क्रेडिट साइड पे। एंड देन थर्ड वन शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम के हवाले से आपके पास अगेन यू आर रिसीविंग सम अमाउंट विच इज सेट टू बी लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, सो वो भी आपके पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी जाएगी। दोनों जगहों पे आप बैंक का नाम एज रेफरेंस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो दीज विल बी द लेजर अकाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स आर अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी माइट इशू, ऑल्दो लेस कॉमन देन इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर। तो ऑर्डिनरी शेयर की निस्बत कम इशू किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। की फीचर्स इनके क्या हैं, की फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है राइट टू प्रॉफिट की, राइट टू प्रॉफिट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर दिस राइट इज फिक्स्ड और वेरिएबल। तो प्रेफरेंस शेयर्स पे जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट है प्रॉफिट का, दैट इज यूजली मेंशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड दिस इज यूजली फिक्स्ड, ठीक है। आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैं उनका प्रॉफिट के हवाले से जो राइट है दैट इज सेट टू बी फिक्स। उसे क्या नाम दिया जाता है कि ये राइट फिक्स है, ठीक है। दे आर गोइंग टू रिसीव फिक्स डिविडेंड एवरी ईयर, हर साल वो फिक्स डिविडेंड हासिल करते हैं। अब इसको डिफरेंट वे में कैलकुलेट किया जा सकता है। अब डिफरेंट वे में आपके पास परसेंटेज हो सकती है शेयर कैपिटल की, ठीक है, कि टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख का है, उसका 5% जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा शेयर होल्डर में एज प्रेफरेंस शेयर। अब जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसकी इन्वेस्टमेंट का 5% उसे डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाता है, ठीक, राइट। इफ द इट इज़ मेंशन लाइक दैट कि 6% जो है वो आपके पास कह रहे हैं $1 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसने जितनी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर में इन्वेस्टमेंट की है उसे उस इन्वेस्टमेंट का 6% मिल जाएगा, उसे उस इन्वेस्टमेंट का कितना मिल जाएगा 6%। सो इसे इस तरह से इस वे में इसे मेजर किया जाता है। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट यह है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले इन्हें पेमेंट की जाती है, इसी वजह से इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स का नाम दिया जाता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले इन्हें पेमेंट की जाती है। हैव दे एनी राइट बियॉन्ड दिस पेमेंट, क्या इनका इस पेमेंट के अलावा कुछ राइट है? तो आंसर है नो, दे डू नॉट हैव एनी राइट टू प्रॉफिट बियॉन्ड दिस फिक्स डिविडेंड। उनका कोई भी राइट नहीं है, इस पेमेंट के अलावा कुछ रिसीव करने का उनका कोई राइट नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ना ही इनका राइट टू वोट है, वोट करने का भी राइट नहीं है, राइट। शेयर ऑफ एसेट यानी बिजनेस से वाइंड अप होता है तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे किया जाता है? सो इन्हें पे किया जाता है फेस वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जितनी भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसकी फेस वैल्यू इन्हें पे कर दी जाती है। राइट। सो अगेन अगर हम बात करें तो आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये एक अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल है जो कि कंपनी इशू कर सकती है। लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी शेयर इशू। की फीचर इनके क्या हैं कि इनका राइट है प्रॉफिट पे, बट इधर दिस राइट इज सेट टू बी फिक्स और वेरिएबल, तो हम इसे नाम देते हैं फिक्स डिविडेंड का राइट। हाउ दिस इज मेजर्ड, तो यूजली आपके पास परसेंटेज मेंशन कर दी जाती है, विच मीन्स दैट जिसने भी जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके उतनी एग्जैक्टली परसेंटेज एज डिविडेंड पे की जाएगी। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट आपके पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले इन्हें पेमेंट की जाती है, दैट इज़ वाई इसे प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। एंड हैव दे एनी राइट बियॉन्ड दिस पेमेंट, क्या इनका इस पेमेंट के ये जो फिक्स डिविडेंड की पेमेंट की जा रही है इसके अलावा इनका कोई राइट है? मींस कि अगर कंपनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या इनको क्या कंसिडर किया जाएगा? तो आंसर है नो। सो एक तरह से ये इनके लिए बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट इस लिहाज से कि अगर कंपनी जो है लॉस सस्टेन करेगी तब भी उन्हें अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वही फिक्स अमाउंट एज डिविडेंड पे करनी पड़ेगी।
और ड्रॉबैक इस तरह से है कि अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट अर्न किया तब भी दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव ओनली दिस पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। राइट, इनका वोट करने का राइट नहीं है। जब बिजनेस वाइंड अप होता है तो क्या ये शेयर कर सकते हैं एसेट्स ऑफ बिजनेस, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाए मोस्ट प्रिसाइजली के व्हाट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? तो इट इज सेड टू बी फेस वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू उन्हें पे की जाएगी। राइट, अब इसमें हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन जो प्रेफरेंस शेयर्स की आ जाती है वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का क्या मतलब है? रिडीम मीन्स रीपरचेज। जैसे कंपनी रीपरचेज कर लेगी, इट इज रिडीम्ड और रीपरचेज बाय द कंपनी। तो इट इज जस्ट लाइक अ लायबिलिटी ऑफ अ लोन, कि जैसे आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी लोन लेती है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू पे बैक दिस लोन। ठीक है, इसी तरह अगर आप शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो जब आप शेयर इशू करेंगे उसके बदले पैसे रिसीव करेंगे। मैं अगेन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। वेन एवर कंपनी इज इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, दे आर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट एंड अगेंस्ट देन वो क्या रिसीव कर रहे हैं? पैसा रिसीव कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 6 साल जितना भी टाइम पीरियड है, उसके बाद कंपनी रीपरचेज कर लेगी ये सर्टिफिकेट्स। तो रीपरचेज करते वक्त क्या करेंगे? शेयर सर्टिफिकेट कंपनी परचेज करेगी और उसके बदले पैसे वापस कर देगी अपने प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को। सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय रिडीम। ठीक है, और इज दैट ऑब्लिगेशन? बिल्कुल ऑब्लिगेशन है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक कंपनी का ऑब्लिगेशन है कि जितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने शेयर इशू किए हैं उस टाइम पीरियड के बाद ये शेयर रीपरचेज करें। उस टाइम पीरियड के बाद ये शेयर्स क्या किए जाएं? रीपरचेज किए जाएं। रिडम्पशन डेट यूजली आपके पास मेंशन की जाती है कि किस डेट को जो है ये शेयर्स जो है रिडीम की जाते हैं। सो मोस्टली इट इज़ मेंशन रिडम्पशन डेट, बट समटाइम पॉसिबल है कि स्पेसिफिक रिडम्पशन डेट ना दी जाए। इस फिक्स डिविडेंड पेमेंट क्लासिफाइड एज, ये जो फिक्स डिविडेंड पेमेंट है इसे हम क्या क्लासिफाई करेंगे? इसे कि हम डिविडेंड क्लासिफाई करेंगे या फिर हम इसे फाइनेंस कॉस्ट क्लासिफाई करेंगे? तो याद रखें, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है ना, वो आपके पास डिविडेंड ही क्लासिफाई किया जाता है और वो नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के करेक्टरिस्टिक्स मोस्ट लाइकली लोन जैसे हैं, तो इस पर जो अमाउंट पे की जाती है उसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं और लायबिलिटी क्लास, फाइनेंस कॉस्ट उसे क्लासिफाई किया जाता है, एक्सपेंस के तौर पे इसे रिकग्नाइज किया जाता है, एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो इट इज फाइनेंस कॉस्ट, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी टू ओनर्स। व्हेन कैन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी? कब आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्लासिफाई करते हैं करंट लायबिलिटीज? यानी अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं 5 साल के लिए, तो पहले 4 साल तो आपके पास ये रिकॉर्ड किए जाएंगे एज नॉन करंट लायबिलिटी। लास्ट ईयर में कि जब आपके पास पैसा रिसीव कर पे करने के हवाले से विद इन 12 मंथ्स में आपको वो अमाउंट पे करनी है, तब आप उसे करंट लायबिलिटी क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो शेयर्स आर टू बी रिडीम इन द नेक्स्ट 12 मंथ। इफ द शेयर्स आर टू बी रिडीम इन द नेक्स्ट 12 मंथ देन इट इज reclassified as current liability. When shares are to be redeemed in next 12 months, ठीक है, देन आप इसे रीक्लासीफाई करेंगे। क्योंकि रीक्लासीफाई करने का मतलब है कि पहले तो हम इसे नॉन करंट लायबिलिटी लिख रहे थे, अब हम इसे रीक्लासीफाई करेंगे एज करंट लायबिलिटी। अब हम इसे रीक्लासीफाई कर रहे हैं एज करंट लायबिलिटी, राइट।
और इस सिलसिले में अब हमने अकाउंटिंग एंट्री को कंसिडर करना है। तो अकाउंटिंग एंट्री इसकी सिंपल है। जब भी आप शेयर इशू करते हैं तो आपके पास पैसा आता है, आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसे कर देंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, तो ये चूंकि लोन है, पहली बात ये कि आपके पास जो भी अमाउंट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं बैंक के नाम से, ये तो ऑब्वियसली आपका एसेट है। ठीक, और जो अमाउंट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की, दिस इज नॉट इक्विटी, इट इज सेड टू बी द लायबिलिटी। ये बिजनेस की लायबिलिटी है, इट इज नॉट अ इक्विटी, इट इज अ लायबिलिटी, राइट। अब हम बात करते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं कि जिन्हें कभी रिडीम नहीं किया जाता, नेवर रिडीम्ड। तो ये जो इनका करेक्टरिस्टिक्स है, ये इन्हें शेयर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जैसा बना देता है। नेवर रिडीम्स, कि एक दफ़ा ये शेयर इशू किए, दोबारा कंपनी ने कभी इनको रीपरचेज नहीं करना। ठीक है, सो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये परमानेंट कैपिटल है। क्या है ये परमानेंट कैपिटल भी कहलाएगा। ठीक, सो इसीलिए इसे हम पार्ट ऑफ इक्विटी कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। जैसे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं, वैसे ही इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी कैटेगराइज किए जाते हैं एज इक्विटी। ठीक, सो ये कभी रिडीम नहीं किए जाएंगे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिडीम करने का। व्हेन कैन दीज शेयर्स टू बी रिडीम, जब ऑब्लिगेशन ही नहीं है और कभी रिडीम ही नहीं किया जाना, तो इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता। आर दे टेम्परेरी और परमानेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो ये परमानेंट कैपिटल की फॉर्म है। एंट्री इसकी क्या पास की जाएगी, एंट्री भी आपके पास क्वाइट सिमिलर है जैसे हमने पहले पास की, कि डेबिट आपके पास बैंक अकाउंट होगा, क्रेडिट आपके पास कर देंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ पे हमारे पास बैंक तो हमारा एसेट है, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, इन्हें लायबिलिटी नहीं क्लासिफाई किया जाएगा, इन्हें आप रिकॉर्ड करेंगे एज इक्विटी, राइट। सो दिस इज फॉर नाउ। नेक्स्ट हम लेक्चर में इससे आगे की चीज़ें, इसके क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्विटी शेयर बोरिंग लोन नोट को पहले डिफाइन करेंगे, एंड देन इनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे।